और यही खासियत शरद पवार साहब की भी है। शरद पवार को हर महाराष्ट्र के चप्पा चप्पा, हर तहसील, हर गांव की जानकारी है। उस गांव का सरपंच कौन है, उस गांव में कार्यकर्ता कौन है, उनको नाम से वो जानते थे। सभा में अगर कोई बैठे थे, और वही गुण जो है अजित पवार ने शरद पवार जी से सीखा है। और यही कारण है कि अजित पवार भी उन्हीं की तरह एक जननेता बने हैं। और वो अगर किसी गांव में जाते, किसी सभा में जाते, तो सभा से ही वो आवाज देते थे कि क्या पाटिल, कैसा हो, कैसे चल रहा है, आपके गांव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस तरह से दादा जो है वो हमेशा एक जमीनी कार्यकर्ता से जो उसका उनकी जो कनेक्टिविटी थी, उनका जो अपनापन था, वो सबको भाता था। और अजित पवार को लेकर कई सारे ऐसे किस्से, कई सारे ऐसी यादें हैं कि उन्होंने लोगों को किस तरह से मदद की। खासतौर पर प्रशासन में अगर अधिकारियों में कोई किसी का खौफ है, किसी नेता का खौफ था, तो वो अजित पवार थी। क्योंकि अजित पवार ये बिल्कुल मुंह पर साफ साफ बातें बोलते थे, और जो भी उनके पास जाता था वो अधिकारियों को कहते थे कि काम होगा कि नहीं होगा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, मुझे टाल मटोल गोल जो जवाब है वो नहीं सुनने हैं। तो अजित पवार की अपनी एक शैली थी, उस शैली को लेकर लोग खासी प्रभावित थे। यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, बहुत से लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। बताइए आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? मैं मुंबई से आया हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मुंबई का ओबीसी विभाग का अध्यक्ष हूँ। मैं वैसा बारामती लोकसभा मतदार संघ रहने वाला हूँ। आज जब सवेरे हमको 9 बजे जब टीवी चालू किया और जिस तरह से खबर आई, ये खबर हमारे लिए काम करते थे, उनके काम करने की शैली को लेकर क्या कहेंगे, किस तरह से मदद की है उन्होंने? काम करने की शैली ऐसी थी कि उनका एक था, अगर काम होने वाला है तो तुरंत करेंगे, और नहीं होने वाला है तो मुंह पे उधर की उधर बोल देंगे कि ये काम नहीं होगा करके। ये प्रखर ऐसा ये नेता नहीं है कि उनका एक ही रहता था जवाब, हाँ तो हाँ, ना तो ना। बिल्कुल, हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये बातें हमने कई बार देखी है। अजित पवार, उनके पास कोई आता था तो उसको कम ही ऐसे कोई किस्से होंगे, कोई ऐसे कोई वाकये होंगे जहां पर उन्होंने किसी को निराश किया होगा। वो कागज पढ़ लेते थे और तुरंत उस जान लेते कि काम होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो अगर नहीं होने वाला है तो कार्यकर्ता को बता देते थे कि देखो ये काम नहीं होने वाला है, ये नियमों के अधीन नहीं आता है। लेकिन इस तरह से आप मंत्रालय के चक्कर मत काटो, मेरे पास जाओगे, कल किसी और नेता के पास जाओगे तो वक्त मत बर्बाद करो, दूसरा सोल्यूशन उसको बताते। तो ये अजित पवार की खासियत थी। आप क्या कहेंगे, आप कहां से आए? मेरा नाम ललित गावड़े, मैं बारामती का ही हूँ। बारामती से है। बारामती का तो एक रोल मॉडल की तरह नाम दिया जाता है कि अगर कोई दूसरे जिले का नेता, दूसरे रीजन का नेता कहता है कि हमें बारामती जैसा विकास चाहिए, ऐसा क्या बारामती का चेहरा उन्होंने बदला है, कितना बदला है, ये बताइए। बारामती का चेहरा ऐसा बदला है कि आप सोच भी नहीं सकते। हम लोगों की कभी डिमांड भी नहीं थी कि ये काम करना चाहिए, तो वो पहले से जब डिमांड के पहले ही वो काम हो जाता था। और हम लोग सोचते थे कि ये अरे ऐसे अचानक कैसे हो गया। हम देखते कि बारामती में तो हर क्षेत्र में हर इंस्टीट्यूट है, चाहे कृषि की हो, स्कूलों का हो, मेडिकल का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, टेक्नोलॉजी का हो, हर कोई चीज़ बारामती में है। राइट। अब अभी देखो, वो ज़्यादातर वो स्वच्छता में ज़्यादातर ध्यान देते थे। कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, उनको शिस्त और स्वच्छता की बहुत मतलब मायने रखते थे। वो एक छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक वो सभी के दादा थे, वो हमेशा दादा ही रहेंगे। और बारामती की शान थी वो दादा। अभी दादा हमारे बीच में नहीं रहे। दादा को लेके बहुत सी यादें हैं। मैं खुद दादा से बहुत बार मिला हूँ। मैं एनसीपी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। दादा बहुत बार कंधे पे हाथ रख के बोलते थे कि बेटा डरने का नहीं है, आगे सोचने का है, चाहे कैसे भी मुसीबत आओ। और दादा हमेशा सबको बोलते थे कि हौसला रखो, आप अपने को आगे जाना है, बारामती का नाम देश में रोशन करना है। और सच में ये बहुत अफसोस की बात है। आज जैसे कि आपने कहा कि दादा जो है बारामती के, इतनी पूरे महाराष्ट्र की वो सहारा थे एनसीपी के कार्यकर्ताओं का, एनसीपी के परिवार का। अब एनसीपी में दादा नहीं रहे, तो दादा के बदले आपको क्या लगता है कि एनसीपी में कौन आगे बढ़ाएगा, उनकी विरासत को, उनकी बातों को, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन नेतृत्व कर सकता है? मेरे ख्याल से पार दादा ने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उनके बड़े बेटे ने ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए कि दादा की जगह पार दादा अगर आएंगे तो हम सब लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे।
और दादा की जो ये सोच थी बारामती के बारे में, पूरे महाराष्ट्र के बारे में, शिक्षण से लेके एग्री तक या इंजीनियरिंग से लेके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तक, उनके दिमाग में जो बारामती का मॉडल था वो पार दादा जरूर निभाएंगे। और बहुत बड़ा आपको क्या लगता है कि अभी कौन महाराष्ट्र के राजनीति के कद्दावर नेता अजितदादा पवार, इनका निधन हो गया है। ये जो क्षति हो गई महाराष्ट्र की, ये कोई भर नहीं सकता। महाराष्ट्र में 3 बड़े नेता थे, एक अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। इन तीनों की मिलजुल कर सरकार चल रही थी, लेकिन अब अजितदादा जाने की वजह से महाराष्ट्र की सरकार थोड़ी सी कमजोर हो गई है। और उनके दायित्व को अगर कोई संभाल सकता है तो उनके दोनों ही जो बेटे हैं वो कैपेबल है, जय पवार हो या पार्थ पवार हो, दोनों ही कैपेबल है। आज नहीं तो कल वो भी इस दायित्व को निभाएंगे और बारामती को एक उत्तराधिकारी अजित पवार का जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बारामती को या एनसीपी को कौन उत्तराधिकारी? देखिए, आम लोगों को आप सुन रहे हैं, दादा उनके बीच नहीं है, कैसे वो दादा को याद कर रहे हैं और अब आगे जो राजनीतिक सफर है वो कैसा रहेगा। महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की जगह अब वो किसे देखते हैं कि अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, उस पर भी आम लोग बात कर रहे हैं। समीर भीसे का रुख कर लेते हैं। समीर, मैदान की अगर बात की जाए तो लगातार अजीत पवार के परिवार के सदस्यों का वहां पर पहुंचना जारी है। शरद पवार हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और कौन कौन पहुंच चुका है, वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। बिल्कुल, विद्या प्रतिष्ठान में ही अजितदादा पवार को अंतिम संस्कार होंगे, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी, क्योंकि काटेवाड़ी से निकलकर उनका पार्थिव शरीर सीधे विद्या प्रतिष्ठान ही पहुंचना है। लोगों की जो जितनी भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है, उसके चलते हुए ये थोड़ा बदलाव जो है किया गया है, क्योंकि इसके पहले एक प्रोसेशन, एक अंतिम यात्रा निकलनी थी जो गदीमा, चूँकि उसी विद्या प्रतिष्ठान में ये एक हॉल है, वहाँ से जहाँ पे अंतिम संस्कार होने जिस मैदान में, वहाँ तक जानी थी। लेकिन थोड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि लोगों की भारी भीड़ है। हर कोई अजितदादा पवार के अंतिम दर्शन कर लेना चाहता है कि हर एक जो व्यक्ति मिलता है उसके ज़ुबान पर अजितदादा का जो पवार का नाम है वो अनुशासन से आता है, वो इस जिद से आता है कि आम आदमी तक पहुँचना है, उसके काम करने हैं। जो सुबह से दिनचर्या शुरू होती है वो रात तक चलती रहती है। अजितदादा पवार के कई ऐसे किस्से हैं लोगों के पास। मैं थोड़ी देर पहले एक इंजीनियर के छात्र से बात कर रहा था जो बता रहा था कि अजितदादा से मिलने के बाद किस तरीके से सुबह उठकर काम किया जाना चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस तरह से लाने की ज़रूरत है, और अगर कोई काम आप शुरू करते हैं तो उसे अंत तक ले जाना है, उसे बढ़ाना किस तरह से। ऐसे कई लोगों को उन्होंने गाइडेंस किया, कई लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया, दिशा दी। वो महिला भी हमें दिख जाती है जो अपने छोटे बच्चे को लेके भीड़ में खड़ी है और किसी तरह से अंदर घुसकर अजीत पवार की नजरें उस महिला पर पड़ती हैं, वो बुलाते हैं, बात करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं। दिनेश, अजीत पवार ने ना सिर्फ किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और युवा तो उन्हें बहुत पसंद थे। सिर्फ काम ही नहीं करते थे, उनको सलाह भी देते थे कि कैसे वो राजनीति में आने से पहले अपने परिवार की जड़ों को मजबूत करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तस्वीरें भी अब आप देखिए जरा, युवाओं के साथ साथ बच्चे बुजुर्ग जो है जिन्होंने पिछले 40 सालों से अजीत पवार का हमेशा से बारामती में साथ दिया। महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से तमाम लोग जो हैं इस समय अजीत पवार के घर के दरवाजे पर है, उम्मीद कर रहे कि इस परिवार के इस दुख के घड़ी में एक आखिरी दर्शन वो कर पाए अपने अजीत पवार की, क्योंकि जिस तरह हमेशा से उनके लिए हमेशा से अजीत पवार जो है हमेशा से खड़े रहे, उनके मुश्किलों में खड़े रहे, और आज जब उनके साथ नहीं है। आप मुझे बताइए आप कहाँ से आए हैं? डेकेवाड़ी इधर गाँव के पास में। कहते कि युवा जो है, युवाओं को हमेशा से उन्होंने मार्गदर्शन किया है और हमेशा से उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया है। आपके जीवन को किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया? बहुत प्रभावित किया है उन्होंने, हमारे बहुत काम किए, सब चीज़ उनका, उनके भरोसे पे सब थे। पूरे बारामती के बर्बादी हो गई, अब हो गए तो बारामती अब वो नहीं है तो बर्बाद हो गई है, इनका कहना। आप मुझे बताइए आप दादा कहाँ से आए हैं? मैं पूना से आया हूँ, पिंपरी चिंचवड़ से। दादा का बहुत चाहता था, चाहता हूँ, चाहता रहूँगा। मरते तक दादा ने हमें साथ दिया है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का काम करता हूँ, पिंपरी चिंचवड़ शहर का एक सामाजिक कार्यकर्ता इस नाते से। और मैं इधर अभी रात को आया था, मैं रात को 11 बजे, तो अभी दादा का पूर्ण अंत्योदय होने तक यहाँ रुकने वाला हूँ। आप तो अलग दल से हैं, अजीत पवार एनसीपी से, फिर भी आप चाहता हूँ उनका, पहले से चाहता हूँ, दादा का फैन हूँ उनका। अब चूंकि दादा हमारे बीच नहीं रहे हैं तो आपको क्या लगता है उनकी सियासी विरासत कौन लेकर जाएगा? कौन वो होगा जो दादा ने जो एक लेगेसी बनाई है उसे आगे ले जा सके? अभी ऐसा दादा होने वाला भी नहीं है। अभी
ये धरती पे जो दादा ने काम किया है दूसरा कोई भी नहीं करने वाला। आप भाई साहब कहाँ से? वो इधर का है हमारा दादा दैवत होता आमचं दादा हे असं दादा थे, भगवान थे, इनका कहना है। भगवान को काय करणं होगा बोलण्याचं म्हणजे हेच होत नाही आता माझ्या बोलता येणार दादा स्वप्नात सुद्धा वाटत नव्हतं आमच्या ज्यावेळेस बातमी कळली त्यावेळेस वाईट वाटलं म्हणजे इतकं दुःख झालं काल दिवसभर आम्हाला करमलं नाही डोळ्यासमोर तेच चित्र दिसायचं दादा अजूनही आमच्यात आहेत इन्हें लग रहा है कि इन्हें अभी यकीन नहीं हो रहा, इन्हें अभी लग रहा है कि शायद दादा हमारे बीच में ही है। आप कहाँ से आए हैं? मैं माढा तालुके से शेडसिंग मधून आलेलो आहे अजितदादाचा कट्टर कार्यकर्ता नहीं बता पाए अगर आप? मैं माढा तालुके से आया है, जिला सोलापुर। अजितदादा का मैं कट्टर कार्यकर्ता हूँ, मैं एनसीपी का कार्यकर्ता हूँ। ऐसा दादा हमारे आज भी है हमारे पास, ऐसे दिखता है, समझ में नहीं आता। आपको क्या लग रहा है कौन उनकी विरासत को आगे ले जा सकता है? आगे परिवार का कोई सदस्य या फिर शरद पवार जी के साथ उन्हें आना? शरद पवार के साथ मैंने आया था, अभी इधर उसके फैमिली में भी रहते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? अशोक डोंगरे जी, बीड़ से आया हूँ, माजलगांव मतदार संघ। भीड़ तो काफ़ी दूर है यहाँ से। हाँ आए, हम गाड़ी करके आए। हमारा मतदार संघ माजलगांव है। प्रकाश दादा सोळंके के कार्यकर्ते हैं हम, अजित दादा के। अच्छा नेता अचानक हमसे दूर हो जाएगा, जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा पकड़ थी, कई साल महाराष्ट्र के राजनीति में एक ऊंचाई पे पहुंच गए थे और हम लोग साथ में काम किए हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, चाहे वो असेंबली में हो, कुछ दिन लोकसभा में भी थे। तो ऐसे एक साथी को खोना सबके लिए बहुत, महाराष्ट्र के लिए पॉलिटिकल बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। पवार साहब का भी कल स्टेटमेंट आया, किसी तरह का कुछ इसमें फिशी दिखाई नहीं दिया है। देखिए, मैं उस पर कोई बयान देना उचित नहीं समझता हूँ, उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए, जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। आपका क्या अनुभव रहा है उनके साथ? आपने भी काफ़ी काम किया है उनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरह का अनुभव आपका? नहीं, निश्चित तौर पर एक काफ़ी मेहनती थे, डिसीजन मेकिंग क्षमता थी उसमें, महाराष्ट्र के विकास में काफ़ी ध्यान था उनका, तो इसके बारे में कोई शक ही नहीं है कि बहुत महाराष्ट्र की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कांग्रेस नेता अशोक चौहान को आप सुन रहे थे। अब देखिए कैसे बियॉन्ड पार्टी लाइन जाकर दादा का जो व्यक्तित्व था उसका कमाल लोगों के सर चढ़ के बोलता था। चाहे आप कांग्रेस के नेताओं की बात करें, शिवसेना मनसे नेताओं की बात करें, अगर कार्यकर्ताओं की हम बात करें, आज सुबह ही जब मैं अपने सहयोगियों से बात कर रही थी तो कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता थे जो विदर्भ से आए हुए थे। अजीत पवार जिनका गढ़ माना जाता है बारामती, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से दिनेश श्रद्धांजलि देने के लिए लोग उन्हें पहुंच रहे हैं और यही सिलसिला अभी लगातार जारी है। अजीत पवार का व्यक्तित्व कैसा था वो लोगों से बातचीत करके पता चल रहा है। हर व्यक्ति जिसको अभी तक आपने सुना होगा वो उनकी डिसिप्लिन की बात कर रहा है, वो कितने पंचुअल थे उसकी बात कर रहा है। वो बता रहा है कि दादा किसी लाग लपेटे में किसी को नहीं रखते थे, काम होगा तो हाँ कहते थे, नहीं होगा तो सीधे सीधे ना कहते थे और उन्हें सजेशंस भी देते थे कि आप ऐसे मत भटकिए, आपका ये काम अगर नहीं हो पा रहा है तो आप दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। और अगर प्रभाव की बात की जाए, हाँ साबरमती गढ़ जरूर रहा है एनसीपी का, वहां पर दादा के प्रति लोगों का प्रेम साफ तौर पर देखने को मिलता है, लेकिन जो उन्होंने काम किया वो सिर्फ साबरमती के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए किया। और यही कारण है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए किया, सिर्फ बारामती के लिए नहीं किया। और यही कारण है कि विदर्भ से, महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं और दादा को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे विदर्भ के लोगों के लिए भी अजीत पवार ने काम किया। अब ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक काठियावाड़ उस घर की तस्वीर जहां पर अजीत पवार के पार्थिव शरीर को रखा गया था। अब यहां से उनके पार्थिव शरीर को उस मैदान में ले जाया जा रहा है जहां अंतिम संस्कार होगा। राजकीय
सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। और उसके बाद जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पवार घर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसी गाड़ी में अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। अंतिम यात्रा पे एक बार, अंतिम सफर पर वो एक बार फिर से निकलेंगे और अंतिम दर्शनों के लिए देखिए जो लोगों का हुजूम है वो कितनी बड़ी संख्या में पहुंचा है। दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अजीत पवार के पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ मैदान तक ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम संस्कार होगा। अब चूंकि पुलिस बैंड यहाँ पर मौजूद है, राजकीय सम्मान की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अब पुलिस की बैंड के साथ अब उनके साथ जिस एम्बुलेंस में उन्हें लेकर यहाँ पर आए, उनके पार्थिव शरीर को लेकर आए थे, अब उस एम्बुलेंस को इसी रास्ते से निकालते हुए सीधे विद्या प्रतिष्ठान तक ले जाएंगे। करीब यह 12 किलोमीटर का रास्ता होगा जो उनके घर से विद्या प्रतिष्ठान तक जाएगा, जिससे अंतर को कवर करने में करीब 20 मिनट लगेगा। और चप्पे चप्पे पर, चौराहे चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद है जो चाहते हैं कि इस अंतिम क्षणों में अजीत पवार के पार्थिव शरीर के दर्शन कर ले, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो अर्पित कर दिया था बारामती के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। और आज जब वो हम सब के बीच नहीं है तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि वो इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ रहे, इस गम की घड़ी में परिवार को सहारा दे, इस दुख को सहने की शक्ति परिवार को मिले। यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अब से कुछ ही देर बाद ये जो गेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये गेट खुलेगा और इसी गेट से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जो एम्बुलेंस है वो विद्या प्रतिष्ठान की ओर बढ़ेगी। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं सभी की आंखें नम हैं, सभी भावुक है, क्योंकि यह जानते हैं कि दादा जैसा नेता दोबारा महाराष्ट्र में होना संभव ही नहीं है। क्योंकि दादा का वादा कहा जाता था, दादा ने अगर वादा कह दिया कि वो जो है वो आपकी मदद करेंगे तो आप मान के चलिए उस व्यक्ति की हर हाल में मदद होगी। इतना ही नहीं, जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र के किसी भी कोने से, मुंबई में जब वो मंत्रालय में रहते थे वहाँ जनता दरबार रखते थे, या फिर जब भी वो लोगों से मिलते थे, अगर कोई व्यक्ति उनके पास गया मदद के लिए तो बिना खाना खाए उस व्यक्ति को वो जाने नहीं देते थे। अगर उन्हें पता चल गया कि कोई ग्रामीण इलाके से व्यक्ति आया है मदद की आस लिए और बिना खाना खाए चला गया, तो वो अपनी टीम को डांटते थे, अपने स्टाफ को डांटते थे कि इस तरह से बहुत कम नेता मिलते हैं जो आम लोगों के लिए, जो आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए इतनी करुणा रखते, इतना मानवता रखते कि वहाँ पर इतने दूर इलाके से, मुंबई जैसे बड़े शहर में आ रहा है, ग्रामीण इलाके में से कई बार पता भी नहीं चलता। तो ऐसे व्यक्ति का हर हाल में न सिर्फ काम हो बल्कि उसे अच्छा सम्मान भी मिले, उसका ख्याल भी रखा जाए। तो इतनी मानवता, इतनी करुणा, इतनी दया बहुत कम नेताओं में होती है। और यही वजह है कि इतने लंबे करियर के अंतराल के दौरान वो हर बार लोगों को जोड़ते गए, हर बार लोग उनसे जुड़ते गए। कहते हैं कि भले ही दादा का जो स्वभाव था वो बड़े ही स्पष्ट वक्ता थे, साफ गोई के साथ लोगों से बात करते थे, वो एक नारियल की तरह थे। बाहर से भले ही वो थोड़े से सख्त नजर आते रहे लेकिन वो मन से बेहद कोमल थे, क्योंकि उन्हें लोगों की तकलीफ समझती थी, उन्हें लोगों के परेशानियों का एहसास था, उन्हें किसानों की दिक्कतों का पता था, उन्हें बेटियां जो है ग्रामीण इलाकों में जो रहती, जिन्हें पढ़ना चाहती, जो आगे बढ़ना चाहती है, उनकी क्या क्या समस्याएं आती थी वो खुद जानते थे। इसीलिए जमीन तक वो जाते थे, लोगों से मिलकर बात करते थे। एक और आपको अहम चीज़ बता दूं, ये भी कहा जाता है कि पश्चिम महाराष्ट्र में जब भी अगर वो हेलीकॉप्टर से घूमते थे तो ऊपर से देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा गांव है और उस गांव का सरपंच कौन है पश्चिम महाराष्ट्र में। तो इतनी जमीन स्तर पर उनकी पकड़ थी और यही वजह है कि आज हर एक व्यक्ति जो उनके संपर्क में या फिर जिस व्यक्ति का उन्होंने काम किया वो जानता है कि दादा जैसा नेता होना संभव ही नहीं है। आज न सिर्फ बारामती, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश का भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि जनता की इतनी नज़दीक से समझ रखना, जनता की नब्ज को समझना, जनता के लिए इतना हद तक सब कुछ कार्य करना और सुबह सुबह ये चीज़ बार बार बताना भी ज़रूरी है, तमाम नेताओं के लिए एक आदर्श स्थापित करता है कि नेता कई बनना चाहते हैं। बिल्कुल दिनेश, अंतिम यात्रा शुरू होने वाली है और एक जो तस्वीर जो दर्शक देख रहे हैं, तिरंगे में लिपटा हुआ दादा का पार्थिव शरीर, हालांकि ये मौका बहुत दुख का है, लेकिन कहते हैं कि जिनको तिरंगा नसीब होता है उनसे ज़्यादा भाग्यवान कोई हो ही नहीं सकता।
जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आज तिरंगे में लिपटते हुए अजीत पवार भले ही इस दुनिया से विदा ले रहे हैं, लेकिन यही वो तिरंगा है जिसकी शान के लिए, जिसकी आन के लिए, जिसकी बान के लिए अपना सर्वोच्च जीवन जो है उन्होंने कुर्बान कर दिया। 40 साल बिना थके, बिना रुके, हर रोज़ वो सुबह उठते थे, काम करते थे, ताकि इस भारत मातृभूमि के हर एक जो व्यक्ति, हर एक जो नागरिक है वो उसका जीवन बेहतर बना सके, भारत माता के हर सपूत का वो जीवन में कुछ बदलाव ला सके। उन्हें जनता ने जो विश्वास दिखाया, जनता ने जो उन्हें प्रेम दिया है, उस प्रेम को जो है सही साबित कर सके। सामने आप तस्वीरें देखिए किस तरह से अब एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को रखकर उनके परिवार के कुछ सदस्य इस एम्बुलेंस में, और अब ये जो एम्बुलेंस है धीरे धीरे 12 किलोमीटर का ये जो पूरा सफ़र है, अंतिम यात्रा उनके घर से लेकर विद्या प्रतिष्ठान तक का, वो उसे पूरा कर रहे। सामने देखिए उनके परिवार के तमाम सदस्य, महिलाएं हैं, उनके बेटे जो है पार्थ वो मौजूद है। यहाँ पीछे अजीत पवार अमर है के नारे, सबसे मध्य में देखिए उनके बेटे यहाँ पर पार्थ पवार सबसे बड़े बेटे हैं। इन्हीं पर अब जो है बागडोर जो है वो होगी। यहाँ पर युगेंद्र पवार है जो उनके और भतीजे वो जा रहे हैं। हाथ जोड़ते हुए तमाम जनता का शुक्रिया अदा करें कि इस मुश्किल घड़ी में वो सभी साथ में, परिवार के जो अन्य सदस्य एक एक कर वो तमाम लोग अब निकल रहे हैं। आज एक बेहद द्रवित करने वाला यह पल है। आज बेहद आंसुओं से भरा यह पूरा माहौल है जब अजीत पवार जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर लगातार जनता की एक उम्मीद बने हुए थे, जनता का एक सपोर्ट सिस्टम थे, न सिर्फ बारामती का बल्कि महाराष्ट्र का एक सपोर्ट सिस्टम थे। जिस तरह से जो उन्होंने राज्य चलाया, जिस तरह से उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में राज्य के वित्तीय स्थिति को बांध कर रखा, संभाल कर रखा और लगातार प्रोग्रेस करते रहे। हर पिछड़े वर्ग को जिस तरह से लगातार वो आर्थिक निधि के जरिए उन्हें डेवलप करने का प्रयास करते रहे, बहुत कम नेता कर पाते। और यही वजह कि आज जब यह दुख की घड़ी परिवार पर आई है तो पूरा समाज, पूरा वर्ग जो है, अलग अलग समाज के वर्ग, वो तमाम लोग आज यहाँ पर आए हैं ताकि वो उस नेता के परिवार के साथ खड़ा रह सके जो नेता पिछले कई वर्षों से लगातार समाज के हर वर्ग का साथ दे रहा था, समाज के हर वर्ग को अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहा था। आप देखिए परिवार के जो अन्य सदस्य थे ये भी अब विद्या प्रतिष्ठान जा रहे हैं। तो अब से करीब 20 मिनट के भीतर इनका पार्थिव शरीर विद्या प्रतिष्ठान पहुंच जाएगा, जहां पर देश के अलग अलग इलाकों से जो बड़े बड़े मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, उनके करीबी है, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो इतने वर्षों के दौरान उनके संपर्क में, उनकी भी कई मौके पर मदद जो है अजीत पवार ने की। तो तमाम लोग आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ रहना चाहते हैं, इस मुश्किल समय में बारामती की जनता का साथ देना चाहते हैं, क्योंकि आज सिर्फ अजीत पवार जो है, पवार परिवार का लॉस नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र के लिए। क्योंकि इतना बड़ा नेता, एक ऐसा जन नेता जिसने अपने कर्तृत्व से, जिसने अपने नेतृत्व से, जिसने अपने व्यवहार से समाज के हर एक वर्ग को छुआ, समाज के हर एक वर्ग के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं कह रहे हैं दिनेश, आप जिस नेता ने बारामती से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, उसी बारामती के वो दौरे पर थे जब प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई, और आज बारामती की मिट्टी में ही वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। और बारामती के लोगों को लग रहा है कि ये उनके पास एक आखिरी मौका है अपने दादा, अपने नेता को एक आखिरी बार देखने का, उन्हें अंतिम विदाई देने का। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है। चाहे अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देखें, हम उनके पैतृक निवास की तस्वीरें देखें, या उस मैदान की तस्वीरें देखें जहां अब से कुछ ही देर बाद अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका ये जो आप वैन देख रहे हैं, इसी वैन में अजीत पवार का जो पार्थिव शरीर है वो अब अंतिम यात्रा के लिए निकल चुका है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन कार्यकर्ता और समर्थकों की बात की जाए दिनेश, तो उनके आंसू रोके रुक नहीं रहे हैं। जी स्वाभाविक है, एक नेता जिसने इतना सब कुछ किया है उन लोगों के लिए, जिसने
बदल लाने के लिए, जो परिवर्तन लाने के लिए समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति के लिए कोशिश की है और उनको न सिर्फ उनके जीवन में विकास लाया, बदलाव लाया, बल्कि आने वाली पीढ़ी जो खासतौर पे जेनजी का मैं लगातार इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि 66 साल के होने के बावजूद भी महाराष्ट्र का जो जेनजी है, खासतौर पे ग्रामीण इलाके के जो युवा हैं, उनमें भी अजीत पवार को लेकर एक बहुत बड़ा क्रेज था क्योंकि अजीत पवार ने इस एज गैप को जो है अपने प्रोग्रेसिव विजन के जरिए, अपने नेतृत्व के जरिए और रोजगार के जो है साधन संधियां उपलब्ध कराकर इन जेनजी के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाया है। खास तौर पर ग्रामीण इलाके का, ये महाराष्ट्र की अगर मराठवाड़ा की बात करूं, पश्चिम महाराष्ट्र में तो फिर भी यहाँ पर स्थितियां काफ़ी अच्छी है खेती को लेकर, लेकिन मराठवाड़ा काफ़ी पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर युवाओं को पढ़ाई खत्म होने के बाद दूसरे शहरों में रोजगार करने के लिए जाना पड़ता है। खेती में उन्हें उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन उन तमाम लोगों को खेती में भी वो किस तरह से तरक्की कर सकते हैं उसका शिक्षण उन्होंने दिया, प्रशिक्षण उन्होंने दिया। और अब वो जो मराठवाड़ा के कई इलाकों में जो युवा हैं वो अब अपने गांव में रहकर खेती कर रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब कुछ संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार की वजह से। यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, युवा में आए हुए हैं। और दादा के मतलब अजीत पवार के साथ हमारे समाज का बहुत ही लगाव था। अभी इसने पहले से सालों से ये हमारे सेक्रेटरी साहब, इनसे आप आवे ना, हाँ, पूरे समाज मिलके हम लोग अंत्यविधि में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ लेडीज़ लोगों भी हैं। और ये जो पहाड़ बारामती के ऊपर आया हुआ है अजीत दादा का, ये कभी मिटेगा नहीं। मतलब हम दादा को कभी भूल ही नहीं सकते। दादा के जैसा कोई आया होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, हो भी नहीं सकता। आप बताइए, आपका नाम बताइए। देखिए, आज हर धर्म, हर समुदाय का व्यक्ति जाति और धर्म से ऊपर उठ के अजीत पवार को याद कर रहा है, क्योंकि अजीत पवार ने जाति और धर्म से ऊपर उठ के हर तबके के लिए, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। और यही कारण है, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे पुणे के बाहर के लोग हों, विदर्भ के लोग ही क्यों ना हो, वो आज दादा को याद कर रहे हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए वहां पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा, लेकिन ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक उस रास्ते की देख रहे हैं जहां से होकर अजीत पवार का पार्थिव शरीर उस मैदान तक जा रहा है जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और दूसरी तस्वीर उस मैदान की जहां से कुछ ही देर बाद राजकीय सम्मान के साथ अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार होगा। वो पंचतत्व में विलीन होंगे। परिवार के कुछ सदस्य यहां पहले से मौजूद हैं। शरद पवार हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और तस्वीरों में नजर आ रहा है अजीत पवार का वो परिवार जो जिनसे उनका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन लगाव इतना गहरा कि आज हर किसी को ऐसा लग रहा है कि हमने अपने परिवार के एक सदस्य को खो दिया, हमने अपने दादा को खो दिया, हमने बारामती के बेटे को खो दिया, हमने अपने भाई को खो दिया। और जब कल तस्वीरें आपने देखी होंगी जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ था, वहां पर भी इतनी भारी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद था। हर किसी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस विमान में अजीत पवार सवार थे। हर कोई किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन